क्या करना पड़ेगा जी? पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन खाना, यानी भोजन को अपने शरीर के अंदर लाना। और भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तभी उससे ऊर्जा बन सकता है, वरना नहीं बने। इसीलिए पाचन की क्रिया ऊपर वाले पूरा एक लंबा चौड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम बना के हमारे शरीर में फिट किया, ठीक है ना तो डायरेक्ट से उठाते हैं उससे ऊर्जा बना के एक गपाक्ष में घोट लेते, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। जटिल अवस्था से पहले उसको सरल अवस्था में लाएंगे और सरल अवस्था लाने के बाद तब फिर क्या किया जाएगा? ऊर्जा उत्पन्न होगा। चलिए अब खूब ध्यान से समझे। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। तो क्या होता है जी? ऑक्सीकरण। तो श्वसन जो है ना, श्वसन, उसमें किस चीज के श्वसन के जरिए क्या होगा? भोजन का जो सांस लेंगे तो भोजन का क्या होगा जी? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तभी क्या वो बनेगा? जब तक ऑक्सीकरण होगा नहीं, जब तक ऊर्जा बनेगा नहीं। इसलिए कि सांस के रूप में हम लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगा, भोज्य पदार्थ से रिएक्शन करेगा नहीं, भोज्य पदार्थ जो खाएंगे उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना? क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तब क्या बनेगा? शरीर में ऊर्जा बनेगा। खूब ध्यान से समझिए। भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में संभव है। क्या है ऑक्सीकरण? पहला, ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति में भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, तो एक बकाया उसमें ऑक्सीजन क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। भोजन क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा? भोजन एब्सेंट रहेगा, यानी ऑक्सीकरण होगा लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन, ठीक है। यानी उसमें ऑक्सीजन क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। अवायवीय श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? उसके बाद एक और वर्ड आएगा, क्या? उसके बाद दूसरा क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति। भोजन का ऑक्सीकरण होगा लेकिन उसमें क्या रहेगा? तो जब एयर एब्सेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं अवायवीय। क्या बोलते हैं? अवायवीय। और जब ऑक्सीजन क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलते हैं? देखिए, अवायवीय में ऊर्जा कम मुक्त होता है और वायवीय में ऊर्जा ज्यादा। कुछ ऐसे जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है और कुछ ऐसे जीव है जिसमें वायवीय श्वसन होता है। हमें कौन सा? हमको ऊर्जा का ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमें कौन सा पोषण पाया जाएगा? बोले कौन सा श्वसन की कौन सी विधि पाई जाएगी? वायवीय, ठीक है। इसको बोलते हैं एनारोबिक। अवायवीय को क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। आगे आएगा, रिस्पिरेशन तो नहीं बोलेंगे अभी, खाली एनारोबिक बोलेंगे, इसलिए खाली अवायवीय, ठीक है। उसके बाद वायवीय, इसमें क्या होगा? एरोबिक कहेंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की कम मात्रा बहुत ही, भले ऊर्जा की मात्रा बहुत क्या होती है? कम होती है। अवायवीय श्वसन होगा ना, उसमें ऊर्जा क्या होगा? बहुत कम मात्रा में मुक्त होगा। समझ में आ रहा है? मानी बहुत कम मात्रा में बनेगा। भोजन अणुओं के संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य। यानी हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वायवीय श्वसन करना पड़ेगा। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। तभी जाके ज्यादा मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा, ठीक है। अतः शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। नहीं होती है भैया? सांस भले भोजन बिना किए तो कुछ दिन जिंदा रह सकते, 1-2 दिन, लेकिन सांस अगर नहीं लिए तो 1 घंटा भी नहीं जिंदा रहिएगा, ठीक है ना। मुश्किल से आदमी 1.5 मिनट तक जिंदा रह सकता है, 1.5 से 2 मिनट तक। ज्यादा छटपटाइएगा तो कहाँ तक ले? 2.5 मिनट तक ले, उसके बाद बाजार साफ हो जाता है, ठीक है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त होता है। जो शरीर को जो ऑक्सीजन चाहिए वो किसके जरिए प्राप्त होगा जी? श्वसन के। देखिए अब श्वसन किसे कहते हैं? बृहत रूप में श्वसन उन सभी सम्मिलित भले प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। यानी श्वसन से हमको क्या मिलता है? सीधे क्या बात रहिएगा? ऊर्जा। क्या मिलेगा? ऊर्जा।
श्वसन बोलेंगे वे सारी प्रक्रियाएं का सम्मिलित रूप जिससे शरीर में क्या उत्पादित होता हो, ऊर्जा उत्पादित होता है, उसे क्या कहेंगे, श्वसन। क्या कहेंगे, श्वसन। देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल यानी कर्मिक ऑक्सीकर विघटन या विखंडन किया जाता है, जिससे इन बंधन टूट जाते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। खूब ध्यान से समझिएगा। भोजन जो पचता है ना, तो पचे हुए भोजन कहाँ पहुंचता है, हमारे हर एक कोशिका तक पहुंचता है। और जो हम सांस लेते हैं वो भी ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचता है, हमारे हर एक कोशिका, ठीक है। और जो भोजन पच के जा रहा था उसको ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन जाता है, और मान लीजिए उसको क्या करता है, जलाता है, तो जलेगा तब ना ऊर्जा उत्पादित करेगा, ठीक है। और देखिए हम जो भोजन करते हैं ना, तो हमारा जो भोजन होता है एटीपी के रूप में, यह ऊर्जा एटीपी के जैसे विशेष प्रकार की यौगिक का रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है। जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में बनेगा ना, वो किस रूप में स्टोर होता है, हमारा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज टूटने से एक ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो क्या बनेगा जी, हमारे कोशिका में जो भोजन पच के जाता है वो किस रूप में जाता है, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में हमारे कोशिका में भोजन पहुंच गया, ठीक है। वहां अब ऑक्सीजन पहुंचेगा। जो ग्लूकोज गया ना भोजन के रूप में पच के, सबसे सरल भोजन का सबसे सरल रूप क्या होता है, बताए थे, तो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज हमारे कोशिका में चला गया, ठीक है। वहां फिर सांस लेंगे तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाके उससे रिएक्शन करेगा, ठीक है। और जो ग्लूकोज है उसको किस रूप में, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ऊर्जा बनाएगा, और वही ऊर्जा किस रूप में हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा, एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया। देखिए इसी रूप से संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जीव एटीपी जलीय विघटन के द्वारा करते हैं। एटीपी ही यार कितना बड़ा, यहाँ देखिए समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक पूछता है, सवाल पूछता है कि ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहते हैं, तो याद रखिए किसको, एटीपी को। ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहते हैं, किसको, एटीपी को। किसको, एटीपी, किसको, एटीपी को, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसको, ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसको, याद रहेगा, इतना तो याद रहेगा, दुकान बोलना होगा। क्योंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। किसको कहते हैं, जैव ऊर्जा। एटीपी को क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा, यानी जिंदा रखने वाला ऊर्जा। ये अगर ऊर्जा ना हो तो आदमी क्या हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा ना मिले तो क्या होगा जी, मर जाएगा। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका का मुख्यतः क्या करती है जी, अगर हमको ऊर्जा चाहिए शरीर में, कोशिकाओं को अगर ऊर्जा चाहिए तो किसका इस्तेमाल करेगी, किसका, ग्लूकोज का उपयोग करती। अतः ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। तो पूछता है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये भोजन का सबसे सरल रूप है, क्या है, सबसे सिंपल फॉर्म है भोजन का, सबसे सरल रूप है कौन, ग्लूकोज। तो देखिए ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी, ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन, एटीपी। जैव ऊर्जा एटीपी, और कोशिकीय ईंधन किसको कहा गया है, ग्लूकोज को। इतना याद रखिएगा। और देखिए जो हम सांस लेते हैं ना, उसका रासायनिक समीकरण लिखा गया है। क्या लिखा गया,
तो देखिए बॉडी में क्या रहता है, ग्लूकोज स्टोर है। हमने जो सांस के रूप में ऑक्सीजन लिया है वो कहाँ पहुंचता है, हमारे कोशिका तक, और वहाँ कोशिका में क्या पाया जाता है, एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से ग्लूकोज टूटता है कथी में, CO2 में, और जल में, और ऊर्जा में। अब देखिए ये CO2 फिर सांस के रूप में दोबारा बाहरी वातावरण में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है सांस के रूप में, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन तो शरीर में जाता तो ऑक्सीजन चला गया, और उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ना उसको लोड करके लाके फिर क्या करता है, सांस के रूप में बाहर हमारे बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाता है। और ये जल है, ये जल भी सांस के रूप में बाहर चला आता है। ये भी जल सांस के रूप में क्या, देखिएगा कभी जाड़े के मौसम में भाप उप निकलता है, सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ ये भी, ये क्या बोलते हैं, जल के अणु भी बाहर निकलते हैं। और ये जो ऊर्जा बचता है, इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा शरीर करता है काम काज करने के लिए, समझ में आ रहा है। और यही ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है हमारे बॉडी में, ATP में। कितना, तो ये पूछेगा ग्लूकोज का एक अणु ATP के कितने अणु में टूटता है, तो याद रखना 3 अणु में। कितना, नाम है ट्राइफॉस्फेट, नाम है ट्राई का मतलब होता है 3, केमिस्ट्री में TRI का मतलब क्या होता है, 3, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एक ग्लूकोज ATP के कितने अणु में टूटता है जी, 3 अणु में टूटता है। चलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये कहेगा श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखे जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिख रहे थे, वही में श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखना है तो क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा। ये जो 6 है या 6 है, इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया, ठीक। दोनों तरफ के ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये जितने भी इधर तत्व है इधर वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसे देख लो कार्बन इधर का गो है 6 गो, तो ये कैसे गुना हो जाएगा, तो कार्बन में कई गो 6 गो, हाइड्रोजन का गो इधर 12 गो। तो देखो इधर 6 है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन का गो इधर 6 गो ही, आई 12 6 18, तो आई 6 दूनी 12, आई 6 18, समझ में आ रहा है आए। हाँ तो ये जो ये 6 लिखा है ना, इसको समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए लिखा गया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का तो आता है ना आप लोगों को, क्या है प्रकाश संश्लेषण में, CO2 प्लस H2O बराबर ऊपर सूर्य प्रकाश, इधर क्लोरोफिल, तो बनाएगा क्या, ये वाला यहाँ लिखते हैं, तो बनाएगा C6H12O6 प्लस कभी H2O प्लस O2, ठीक है ना। थोड़ा सा जल भी बनता है उसमें, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, थोड़ा सा जल बनता है। तो ये हो गया ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन जो ये मुख्य उत्पाद के रूप में पाया जाता है, कौन, ग्लूकोज। ये बाई प्रोडक्ट 100 उत्पाद के रूप में पूछेगा, 100 उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके अणु से अलग होता है, तो जल के अणु से अलग होता है, समझ में आ रहा है। और ये सरल का भोजन का सबसे सरल रूप है कौन, अब देखिए अब ये श्वसन में होता है, प्रकाश संश्लेषण में। अब पूछेगा आपसे श्वसन में, तो इन क्रियाओं में 100 उत्पाद के रूप में, अब 100 उत्पाद के रूप में श्वसन में क्या मुक्त होता है, पहले खूब ध्यान से समझो। अगर कौन सी क्रिया हो, अगर कौन सा प्रकाश संश्लेषण, कौन सी क्रिया हो, प्रकाश संश्लेषण हो, तो उसमें 100 उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, 100 उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, और मुख्य उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्वसन। तो श्वसन में पूछेगा 100 उत्पाद, क्या पूछेगा, 100 उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो सवाल जब पूछा जाए आपसे तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद पूछ रहा है आखिर श्वसन का सह उत्पाद पूछ रहा है। समझ में आ रहा है, बिना कि कंफ्यूज होकर कुछ का कुछ मार दिए। तथा जल भी बनता है। इस प्रकार उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जल शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर के बाहर, दोनों को क्या कर दिया जाता है जी? सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ क्या बनता है? जल। जब दोनों शरीर में मात्रा एक लेवल से अधिक हो जाता है तो इनको शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि श्वसन किसे कहते हैं, क्या कहता है? श्वसन किसे कहते हैं, तो पूरा ये जो रेड कलर का है पूरा परिभाषा लिखना पड़ेगा आपको। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा इस प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाला जाता है। इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? श्वसन। शॉर्टकट में समझेंगे कि श्वसन किसको कहेंगे? तो बाहरी वातावरण से जो हम ऑक्सीजन लेंगे उसको वो ले जाकर कहाँ तक? कोशिका, हर एक कोशिका तक पहुंचाना, फिर वहाँ एंजाइमों की मदद से उस क्या कहता है भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण, जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होगा, फिर जो ऑक्सीकरण होगा तो उसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। उन कार्बन डाइऑक्साइड को फिर दोबारा कोशिकाओं से लेकर शरीर के कोशिका को लेकर कहाँ आता है? हमारा फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर हम उसको कहाँ छोड़ देते हैं? बाहर। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है उसको तो श्वसन करते हैं, लेकिन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए क्या हो जाएगा? हम बाहरी वातावरण क्या लेंगे सांस के रूप में? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर एक कोशिका में पहुंचेगा, फिर वहाँ एंजाइम की मदद से भोज्य पदार्थ का क्या होगा? यानी भोज्य पदार्थ उनका ऑक्सीकरण होगा, वे टूटेंगे और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालना, क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के बाहर निकालना। इन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? श्वसन कहेंगे। और श्वसन में सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें पूछता है एग्जाम में। देखिए श्वसन क्रियाओं में ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण कहाँ होता है जी? कोशिका में होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को दो अवस्थाओं में बांटा गया। कौन? एक होता है अवायवीय श्वसन, दूसरा क्या होता है? वायवीय श्वसन में विभाजित किया गया। अवायवीय श्वसन छोटे जीव में होता है, इसमें ऊर्जा कम उत्पादित होती है। समझ में आई? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कौन? फिर से सुनिए, अवायवीय श्वसन छोटे जीव में होता है जिनको ऊर्जा की बहुत कम, और इसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मुक्त होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद आता है वायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये बड़े जीवों में होता है और इसमें ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा मुक्त होती है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग मानव कौन सा श्वसन करता है? तो वायवीय श्वसन करता है, ठीक है। अब देखिए अवायवीय श्वसन, यह श्वसन का प्रथम चरण होता है। क्या होता है जी? प्रथम चरण होता है। इसमें ग्लूकोज, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज यानी 6 कार्बन वाले अणु, कार्बन ग्लूकोज होता है तो कितने कार्बन वाले अणु होता है? ग्लूकोज कितने कार्बन वाले? तो 6 कार्बन वाले अणु होता है। का आंशिक विखंडन होता है। कहाँ होता है? आंशिक विखंडन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अगर आंशिक विखंडन करना हो, क्या हो? आंशिक विखंडन करना हो तो कहाँ करेंगे उसको? एयर की बोले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ करेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक ही विखंडन होता है। और आंशिक विखंडन कोशिका में कहाँ होता है? तो खूब याद रखिएगा, कहाँ? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य कोशिका पड़ेगा जी, कोशिका नहीं पड़ेगा तो खूब ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए क्या है? कोशिका। ई बन गया बीच में केंद्र। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट। और केंद्र का खोज किसने किया था?
रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या कहता है? रॉबर्ट। एक झिल्ली पाई जाती है इसके बाहर, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या इसको चयनात्मक परागमय झिल्ली पाई जाती है। इसको ऊपर और एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसको कहते हैं कथी? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं इसको? कोशिका। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका भित्ति। ये होता है केंद्र, और इसमें होगा ना। ठीक है, तो इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? इसमें उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या कहते हैं उसमें? कोशिका। इसमें जो द्रव, जो केंद्र के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केंद्र द्रव। क्या कहते हैं? केंद्र द्रव। ठीक है ना। ये ऐसा गोल होता है, इसको कंट्रोलर कहा जाता है, और केंद्र को ही पूरे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन, दिमाग। ये कंट्रोलर होता है पूरे, और ये जो द्रव भरा रहता है कोशिका द्रव। ठीक है ना। यानी केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका। कौन सा द्रव? यहाँ पर तो ये हो जाएगा केंद्र द्रव, और ये हो जाएगा कोशिका द्रव। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या है? द्रव्य। बोले द्रव कर द्रव्य। क्या हो जाएगा? केंद्र द्रव्य। ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है। और इसमें एक रचना पाई जाती है, वो जिसको आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है। पावर हाउस। तो खूब ध्यान से समझिए, किताब पर पढ़ते हैं जो बात हम बता रहे हैं खूब ध्यान से समझिए। अवायवीय श्वसन होता है, वो कहाँ होता है जी? कोशिका द्रव में। इसमें कौन सा श्वसन होता है? और ये कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन। ठीक है। इसमें अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका। पूछता व्यक्ति कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है और वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो अवायवीय श्वसन होता है कोशिका द्रव में, और वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कहाँ? कोशिका द्रव में। खूब ध्यान से। जिसका मतलब जिसका वायवीय श्वसन होता है ना, उसका पहला स्टेप में अवायवीय होता है। पहले खूब ध्यान से, पहले ऑक्सीजन आएगा तो कहाँ आएगा? कोशिका द्रव में। कोशिका भोजन कहाँ आ जाएगा? पहले कोशिका द्रव में। तो यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? कौन सा शोषण होगा? अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है, ये छोटे जीवों में होता है, और ये कहाँ होता है? कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव वाले भाग में होता है। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें कोशिका द्रव में ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण। खूब ध्यान से समझिए। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मुक्त होता है, ये छोटे जीवों में पाया जाता है, और इसमें कार्बन यानी ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण होता है। और ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। सीधे इसका उल्टा वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। कहाँ होता है? ऊर्जा ज्यादा। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये बड़े जीवों में होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा? समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसीलिए यहाँ लिखा है ना। अब खूब ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज का जो अणु होता है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कितने पाइरुवेट के कितने अणु में टूटता है? 2। कितने अणु में? पाइरुवेट के 2 अणु में। और एक पाइरुवेट में कितने अणु? 3। कार्बन में 6 वो था अणु। कार्बन 6 कार्बन वाला अणु है जो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है। तो इसमें 2 पाइरुवेट के 2 अणु में टूटता है। और एक पाइरुवेट के में कई कार्बन होता है जी? पाइरुवेट के एक पाइरुवेट में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो पाइरुवेट के कितने अणु में टूटा ग्लूकोज? 2 अणु में निर्माण होता है। यह क्रिया कहाँ होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है, कोशिका द्रव में होती है, तथा इसका प्रत्येक चरण एक विशिष्ट एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। ऑक्सीजन में नहीं, किसकी मदद से पचता है? यहाँ ऑक्सीजन की मदद से नहीं पड़ता, किसकी मदद से? एंजाइम।
हो गया। अब चलते हैं दूसरे का पेज। यहाँ देखिए, खूब ध्यान से समझिएगा पूरा। ओहो, एक मिनट। तो इतना चीज हम इसमें लिखे हैं, ठीक है। समझ में आया? ये देखिए, अब खूब ध्यान से समझिए, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है ना। ग्लूकोज कहाँ जाता है? पहले कहाँ जाता है? और कोशिका द्रव में कौन सा शोषण होता है? अवायवीय शोषण या अवायवीय शोषण? जैसे अवायवीय शोषण होगा तो क्या होगा? पाइरुवेट के कितने अणु में टूटेगा? 2 अणु में। और थोड़ा सा क्या रिलीज होगा? एटीपी को ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, बताया ना है। ऊर्जा का सार्वजनिक वहाँ कौन है? यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा होता है किस रूप में संचित रहता है? एटीपी। तो बहुत कम मात्रा में। अब देखिए, अब खूब ध्यान से समझिए, यहाँ से 3 कंडीशन आता है कि एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कौन सा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पाइरुवेट टूटेगा ना, तो किसमें टूटेगा? एथेनॉल में। और क्या टूटेगा? CO2 में। क्या बनेगा? एथेनॉल में। ये प्रक्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में, छोटे जीव में, ईस्ट में। उसके बाद ऑक्सीजन की कथी में? उपस्थिति में। क्या होगा? ऑक्सीजन का ये कहा होता है? लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी वायु शोषण होगा। तो ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। खूब ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो किसमें टूटेगा? CO2, थोड़ा सा जल और किसमें? ऊर्जा में। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जल और ऊर्जा में। एथेनॉल में टूटेगा, CO2 में टूटेगा, पानी में टूटेगा, कथी में टूटेगा? ऊर्जा में। और देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में। अभाव का मतलब खूब ध्यान से समझिएगा। एक होता है कथी? अनुपस्थिति, एक होता है उपस्थिति, एक होता है अभाव। देखिए तीनों कंडीशन। ऑक्सीजन अनुपस्थिति मतलब एकदम ऑक्सीजन गायब रहेगा, रहेगा ही नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। दूसरा का उपस्थिति मतलब जितना चाहिए उतना रहेगा। तीसरा का क्या होता है? अभाव, मतलब ऑक्सीजन रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना। अभाव का मतलब ही होता है कमी। क्या होता है? कम। यानी जितना है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है। समझ में आ रहा है? जितना चाहिए उतना नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? अभाव। तो इसके अभाव में ये क्या हो जाएगा? पेशीय कोशिकाओं में ये क्या बन जाता है जी? लैक्टिक। और इसी अम्ल के कारण दर्द होता है। मांसपेशियों में ऐंठन, सिकुड़न या दर्द होता है। पूछता है किस अम्ल के कारण? तो याद रखिए, किसके अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल। खूब ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग कभी कभी दौड़ते हैं नहीं, जैसे कभी आदमी नहीं दौड़ता, अगर आज कह दिया जाए चलो खूब दौड़ जाओ, अब खूब दौड़ जाए, खूब मन भर, ठीक है ना, खूब ज्यादा औकात से बाहर, तो उसको कल हो के सुबह उठेगा तो उसके शरीर में दर्द करेगा नहीं? गुड़ उसका है। लेकिन रोज दौड़ेगा तो मन करे, दर्द करेगा नहीं। देखिए फर्स्ट दिन दौड़ता है ना, तो बॉडी को पता नहीं रहता इसको इतना ऊर्जा देना, इतना ऑक्सीजन। तो फर्स्ट दिन दौड़ेगा तो उसके बॉडी में कौन सा अम्ल बन जाएगा? ऑक्सीजन के अभाव में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिलेगा नहीं, तो अभाव में कौन सा बन जाएगा? उसी अम्ल के कारण हमारे शरीर में देखिए ज्यादा काम काज कर लेने पर थोड़ा सा क्या होता है? दहिया दुखाता, लोकाला दहिया दुखाता। लैक्टिक अम्ल बना है। कौन सा अम्ल बना है? लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है या ऐंठन होता है। उसको ऐंठन भी कह सकते हैं आप, या दर्द भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जब ज्यादा काम कर लीजिएगा तब होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन रोज दौड़िए तो फिर शरीर को आदत पड़ जाता है, फिर लैक्टिक अम्ल बनने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आई? होता है। इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन होता है, अतः इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त होता है। यानी अवायवीय शोषण में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होता है। शेष ऊर्जा पाइरुवेट के रूप में क्या रहता है? पाइरुवेट के रूप में, पाइरुवेट में जो बॉन्ड होता है, पाइरुवेट जो बनता है ना, उसमें सारा ऊर्जा क्या रहता है? उसमें संचित रहता है। पाइरुवेट के आगे स्थिति में निम्नलिखित 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार का हमने समझाया अभी, तीनों यहाँ समझा देते। देखिए कैसे। अरे यार, अरे यार, अरे दे। हाँ, अभी भी नहीं है ना।
ये तो मुसीबत खड़ा हो गया यार। अबे यार बेचारा बच्चे की जान लेगा क्या। ठीक है ना। यहाँ तो 3 कंडीशन हो गए। कई कंडीशन बनेंगे? 3 कंडीशन। क्या है कितने कंडीशन बनेगा जी? 3 कंडीशन। यहाँ देख, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? जब ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा। और क्या बनाएगा? कार्बन। और ये क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। क्या कहलाती है? तो पूछेगा किस प्रक्रिया में पायरुवेट का ऑक्सीकरण करने पर इथेनॉल बनता है? किस प्रक्रिया में? किण्वन। और ये क्रिया किस जीव में होती है? किसमें? ईस्ट में होती है। ये छोटे जीव होते हैं। क्या होते हैं? छोटे जीव। आंख से आपको दिखाई नहीं देंगे, इसमें होते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का अभाव मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन उतना जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल संचयन से दर्द होने लगता है। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण ऐंठन या तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है? ऐंठन होती है, तकलीफ होती है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल का। उसके बाद होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइक्रो। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण कोशिका द्रव। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में। और पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनेगा? ऊर्जा। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो इसे क्या कहते हैं? वायु श्वसन। एक टॉपिक और है, इसको खत्म करते हैं। जस्ट इतना ही पढ़ाएंगे। श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहाँ जाता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु के विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ जल तथा क्या बनता है जी? यही ऊर्जा हमारे शरीर में कामकाज को करने में खर्च किया जाता है। ठीक है। मुक्त होती है जो एटीपी के अणु के संचित हो जाती है। ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है हमारे शरीर में? एटीपी। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसे कोशिका के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं को क्या करती है? जो ऊर्जा मिलता है वो हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती है उनमें खर्च किया जाता है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर। देखिए खुद ध्यान से समझिए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की किसमें? अनुपस्थिति में। पहली बात खत्म। अवायवीय श्वसन हल्ला करेगा तुम सब रे। देखना ही आप पढ़ा रहे हैं इधर, खिलाएगा सब। अवायवीय श्वसन प्रथम चरण में कुछ कहाँ होता है जी? अवायवीय का प्रथम चरण कहाँ आए? तथा द्वितीय चरण कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि अवायवीय श्वसन पूरी क्रिया कहाँ होती है? अवायवीय श्वसन 2 स्टेप में होगा। एक होगा कोशिका द्रव में, दूसरा का होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो अवायवीय है वो कहाँ होगा? केवल कहाँ? अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसमें? अवायवीय श्वसन में।
तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है, एवं पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा, यानी वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है और अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, आज भर यही, कल हम इसके आगे देखेंगे।